हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 2022 के एग्ज़ाम जो कि 1/12/2022 को हुआ था उसके फोर्थ शिफ्ट के इंग्लिश के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने रीजनिंग का 25 क्वेश्चन डील कर लिया है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इसी पेपर के इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा ये जो सेट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। पहला प्रश्न सेंटेंस अरेंजमेंट का है, तो चलिए पढ़ते हैं। वी हैव बीन और उसके बाद लिखा क्या है, एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स। देखिए आप, वी हैव बीन के बाद एबल आता है, वी हैव बीन द नहीं आता, वी हैव बीन दैट नहीं आता, वी हैव बीन सिवियरिटी नहीं आता। तो यहाँ पे हम पी को एज अ फर्स्ट ऑप्शन लेते हुए चलेंगे। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द। देखिए आपको वैसे तो पी इधर और इधर दिखेगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। पी के बाद यहाँ भी क्यू है, पी के बाद यहाँ भी क्यू है, तो इसके बाद क्यू के साथ चलते हैं। We have been able to identify certain patterns in the microbiome and immune responses. इसके बाद देख सकते हैं आप माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज, सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। ये थोड़ा सा अनकैनी सा लग रहा है। दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द ब्रेन इंजरी। तो ये ऑर्डर सही होगा आपका। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी एक ऑर्डर में थे PQRS। और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए हैं। किसमें? माइक्रोब और इम्यून रिस्पॉन्स में, जो कि क्लियरली बताता है सिवियर, कितना सिवियर कोई ब्रेन इंजरी है। मतलब ब्रेन में कोई चोट लगी है तो वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, उस चीज़ों के बारे में उन्हें एक लिंक मिल गया है माइक्रोब और इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ। यहाँ पे देखिए वर्क लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए वर्किंग। वैसे तो इसका सही एकदम अगर हम देखें सेंटेंस तो ये होगा इसका। अगर एग्जैक्टली एकदम सही सेंटेंस लिखे, दैट डज गीता हैव एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विथ जूनियर कॉलीग्स, तो यहाँ पे वर्क की जगह वर्किंग होना चाहिए कंटिन्यूस टेंस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड नेसेसरी है ये गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है NECESSARY। यहाँ पे डबल सी दिया हुआ है, यही गलत है। इसके अलावा सिमेट्री वो जगह होती है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड कह सकते हैं आप इसे। एकोमोडेट मतलब लोगों को एक जगह पे रखने की क्षमता रखना। और इंट्रूडर जो दो लोगों के बीच में, मतलब कहीं भी बीच में घुस जाए या इंट्रूड करे दो लोगों की बात में या दो लोगों के काम में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट था इसका, नेसेसरी मतलब कि आवश्यक। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो द मॉन्स्टर ट्रक हैज वेरी डैश इंजन्स, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये कह रहे हैं कि जो मॉन्स्टर ट्रक है उसका इंजन कैसा होगा कि वो एक ट्रेन के कोच को बिना किसी समस्या के खींच सकेगा, तो वो काफी पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट है, पावरफुल। द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी पावरफुल इंजन्स, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबओरिजिन्स इन द कंट्री। सारे सेंटेंस सेम है, बस आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो एबओरिजिन्स है ये वर्ड हर जगह अलग अलग है। तो एबओरिजिन्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। एबओरिजिन्स मतलब होता है इंडिजिनस, इंडिजिनस पीपल। जैसे कि आपके जो भेल्स हैं और जो ये भेल्स और ये जो सारे ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो सारे एबोरिजिन्स हैं। एबोरिजिनल्स मतलब वहाँ के मूल निवासी, जो शुरुआती समय से जब से हम जानते हैं तब से वहाँ पे रहते हैं, उन्हें हम एबोरिजिन्स कहते हैं। और उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ये ABORIGINES। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या था? आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स। मतलब हमारे गवर्नमेंट ने एक अलग बहुत नए तरीके और काफी वाइड स्प्रेड तरह के रिफॉर्म्स लाए हैं जो एबोरिजिन्स जो है जिनके उनसे जिससे उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो सके। ऐसा कुछ सेंटेंस का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है द कंटीजेंट मैनेज्ड टू डैश सक्सेसफुली। तो क्या पार्क द डील, हील द डील, कैच द डील, ये तीनों के तीनों गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब होता है टू मेक एन ऑफिशियल अरेंजमेंट। जैसे कि आपने आईपीएल में देखा होगा, ऑक्शन जब होता है तो वो एक्चुअल में डील्स को क्लोज ही तो करते रहता है। वो हर प्लेयर को परचेज करने के बाद एक ऑफिशियल डील कंप्लीट कर लेता है, उसी को हम क्लोज द डील कहते हैं। समझने के लिए उस तरह ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो फॉर राहुल मतलब ब्रैकेटेड पार्ट में ये जो मॉडर्न है इसका आपको सिनोनिम बताना है। फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ डैश मॉडर्न एक्सपीरियंस, या हम कह सकते हैं न्यू एक्सपीरियंस, until he stepped on to the field। जब तक कि वो फील्ड पे नहीं गया था उसके लिए सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि फील्ड पे जाने के बाद तो उसे सब समझ आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शन जैसे फ्लैशी है, फ्लैशी मतलब होता है चमकीला या शाइनिंग। ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, और एशियाटिक मतलब जो एशिया से कंसर्न हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 8 पे कह रहा है स्पॉट द एरर के बारे में। तो रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड, देखिए आर है क्योंकि दो लोग हैं, गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल देयर। तो इट के साथ यहाँ पे डोंट लिखा है, यही गलत है। ही, शी और इट के साथ हमेशा ये डू का डजंट वाला फॉर्म आता है। डजंट ये होना चाहिए था डोंट की जगह पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत है। रेहान और रोनित जो थे वो अच्छे दोस्त दोस्त थे, और ये बात मायने नहीं रखती कि कौन उन दोनों में ज्यादा धनी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अप्रोप्रिएट सिनोनिम मॉरल वर्ड का। मॉरल मतलब होता है कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, मतलब एथिकल कंसिडरेशन, या मतलब कोई चीज सही है या गलत है। जैसे आपने बचपन में मॉरल लेसन्स पढ़े होंगे, वो आपको सही चीजों की सीख दिलाते हैं। तो इसलिए मॉरल का सही शब्द होगा एथिकल। इसका मतलब होता है कंसर्न्ड विथ समथिंग विच इज कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। ऑनरेबल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। गॉडलीनेस मतलब होता है डिवाउट, डिवाउटली रिलीजियस, मतलब जो भक्त किस्म का हो, जो भक्ति करता हो, उसे हम गॉडलीनेस का एक फॉर्म कह सकते हैं। और सिम्फनी होता है म्यूजिक ऑफ सम ऑर्केस्ट्रा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट था, एथिकल। क्वेश्चन 10 कह रहा है इडियम का सही अर्थ बताने के लिए। तो अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड ये हमारा इडियम है। इसका मतलब होता है एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट अ सीक्रेट। मतलब स्केलेटन इन द कपबोर्ड आप लिटरली विजुअलाइज करके देखिए, आप प्लेट पे एक स्केलेटन लेके जाएं तो वो काफी एम्बैरेसिंग सा होगा। इसीलिए एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट अ सीक्रेट, मतलब जिसे आप सीक्रेट रखने का प्रयास कर रहे हो लेकिन वो काफी एम्बैरेसिंग हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 11 सेंटेंस अरेंजमेंट फिर से आ गया। तो यहाँ पे लिखा है द रैटल स्नेक। अब आप बाकी सारे ऑप्शंस के साथ इस सेंटेंस को पुट करके देखिए तो आप देखेंगे नोज ये जो है ये सबसे बेहतर बैठेगा। द रैटल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज, लाई लो का मतलब होता है छुपा रहना, टू हाइड। लाई लो का मतलब होगा टू हाइड। तो रैटल स्नोक जानता है कब उसे छुपे रहना चाहिए, बिकॉज इट हैज अ स्पेशलाइज्ड जैकबसन्स ऑर्गन विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्री। तो ये आपका पहला तो आर था, उसके बाद ये दूसरा था, उसके बाद ये तीसरा था, और उसके बाद ये चौथा था। प्री जो शब्द है इसका मतलब होता है शिकार, जो आखिर में जो भोजन बनेगा। और मतलब अब इस पूरे सेंटेंस का अगर हम मीनिंग देखें तो जो रैटल स्नेक होता है उसको पता होता है कि कब उसे छुपे रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड जैकबसन्स ऑर्गन होता है जिससे उसे सूंघने की एक अद्भुत शक्ति मिलती है, जिससे वो अपने शिकार को पहचान पाता है या देख पाता है वो कहाँ पे है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डिलेक्टेबल हमारा शब्द है, सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील शी कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग 2 slices ऑफ द डिलेक्टेबल पाई। मतलब ये कह रहा है कि मार्गरेट ने बहुत मतलब भोजन कर तो लिया था बहुत सारा, लेकिन उसके बावजूद वो रेजिस्ट मतलब रोक नहीं पा रही थी अपने आप को एक डिलेक्टेबल पाई, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, डिलीशियस, प्लेजरेबल, प्लेजरेबल, डिलीशियस, ये सब डिलेक्टेबल का मतलब है, मतलब बहुत ही बेहतरीन जो खाना है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। स्टेल मतलब होता है बासी, न्यूट्रिशियस मतलब जो बहुत ही पौष्टिक हो, और रॉटन मतलब होता है सड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 13 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो शी सेड टू मी तो हो जाएगा इसका शी टोल्ड मी दैट द शार्लटन, विल बी का हो जाएगा वुड बी ब्रेकिंग इन टू द सेफ। तो बस आपको यहाँ पे चेंज क्या करना था, सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी, और उसके बाद दैट आ जाएगा, और विल बी कन्वर्ट हो जाता है वुड बी में। बाकी सब कुछ सेम ही है। सेंटेंस काफी सरल था। शार्लटन जो शब्द है, शार्लटन, शार्लटन, इसका मतलब होता है मतलब क्विक काइंड ऑफ अ पर्सन, या आप कहें समवन हु बोस्ट अबाउट हिज नॉलेज विच ही डज नॉट हैव, मतलब कोई जो कहता हो मेरे पास ये स्किल्स हैं लेकिन एक्चुअल में उसके पास हो ना, तो उसी को हम शार्लटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट था। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इडियम का मतलब बनाने के लिए फ्लाई इनटू अ पैशन, इसका मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम अचानक से गुस्सा हो जाना। ऑप्शन नंबर
थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन 15 कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शालू हैड ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। तो यहाँ से देखिए शालू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, तो न्यू कॉपीज से हम शुरुआत कर सकते हैं। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, देखिए न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम यहाँ पे हैज लगा हुआ है और ये एक चीज, ये मल्टीपल कॉपीज है, मल्टीपल चीज, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, हैव और हैव के साथ क्या लगेगा, बीन। हमें पता है जब भी एक्टिव वॉइस में हैज या हैड होता है तो उसके पैसिव वॉइस में बीन जरूर लगता है। तो हैव बीन और हैव हमने क्यों लगाया, क्योंकि कॉपीज प्लूरल शब्द है इसीलिए हैव लगाया। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है एंटोनिम ब्लेस्ड शब्द का। तो गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स ऑफ हिज ग्लोरी। ब्लेस्ड का क्या होता है, मतलब आशीर्वाद देना, तो उसका कर्स्ड होगा, मतलब कि शाप देना, शापित कर देना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति होता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन होता है, अप्लाइड मतलब किसी चीज को जो आपने पढ़ा है उसे कहीं अप्लाई करना, वो अप्लाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 17 कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक वर्ड कह रहा है अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट, जो अपने आप से बहुत मोहब्बत करे उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, NARCISST। लूनेटिक मतलब होता है क्रेजी या आप कह सकते हैं मैड। स्टोइक मतलब होता है जो दर्द सहे और फिर भी कुछ ना कहे, सफरिंग पेन विदाउट कंप्लेनिंग। और पॉलीग्लॉट मतलब होता है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर था नार्सिसिस्ट, जो अपने आप से मोहब्बत करे। क्वेश्चन 18 कह रहा है करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव काफी आया हुआ है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले द मूवी, अब यहाँ हैज लगा था, अब मूवी सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, डाउनलोडेड का डाउनलोडेड ही रहेगा, बाय हिम ऑन द फोन, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन द फोन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। इसके रूल्स बहुत ही इजी होते हैं, अगर आप एक्टिव पैसिव देखिए तो बहुत सिंपल सिंपल रूल्स से आप हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ इसे सही कर सकते हैं। एक बार आप इनके रूल्स देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और इसके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ में आएगा कब किस चीज में कैसे परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब इस पूरे बड़े लाइन के लिए एक शब्द क्या है, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब आपको कुछ बुरा सा लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, अंदर से फीलिंग ऐसी आए तो उसे हम कहते हैं ओमिनस, मीन्स समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन। डेजोल्यूट मतलब होता है लोनली, लोनली या जो अकेला हो, अनहैप्पी। सस्पिशियस मतलब जो होता है संदिग्ध, जो हमें मतलब जो सस्पिशियस एक्टिविटी लगे, जो थोड़ी सी संदिग्ध लगे, थोड़ी सी नॉर्मल से अलग लगे, उसे हम सस्पिशियस कहते हैं। और ब्लीक मतलब होता है बैड, या आप कह सकते हैं नॉट एनकरेजिंग या नॉट हेल्पफुल, नॉट एनकरेजिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट था, ओमिनस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो पढ़ते हैं द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली, आर हार्डली होता ही नहीं है, हार्डली हैड होगा, हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट। मतलब कि जो नई शॉप थी उसके पास मुश्किल से वो चीजें थी जो उसने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया हुआ था। मतलब कई बार आप जाते हैं किसी शॉप में, उन्हें वहाँ हर जगह बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जाके अंदर पता चलता है वहाँ कुछ है ही नहीं, उस तरह का कुछ सिनेरियो है। आर हार्डली कभी फॉलो नहीं करता, हम हार्डली हैड फॉलो करते हैं, मतलब मुश्किल से कभी कुछ हो किसी के पास, तो इसीलिए जैसे कि आई हार्डली स्टडीड, मैंने मुश्किल से कुछ पढ़ाई की, तो इस तरह से ये एडवर्ब यूज होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास आ गया एक पैसेज, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर शैरियट रेसिंग। शैरियट क्या होता है, वो जो घोड़ा जो आगे रहता है और उसके बाद एक बग्गी सी जिसे कहते हैं जिसमें आगे घोड़ा होता है और वो एक दो पहिए की एक कार्ट को खींचता है, उसे हम शैरियट कहते हैं। तो रोमन्स ने क्या डेवलप किया था, अ टेस्ट फॉर रेसिंग। हमेशा हम कहते हैं स्वाद, लेकिन इसका यहाँ पे टेस्ट ऑफ रेसिंग मतलब उन्हें जो चीज पसंद आने लगी। The dash of game are so excited that sometimes it may dash into chaos, confusion and riot. Chaos मतलब होता है भगदड़, confusion और riot इसी तरह भगदड़ ही मतलब है सबका। कई बार बहुत भीड़ होती है तो कई बार भगदड़ मच जाती है, लोगों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, यही चीज है chaos माने आपसी विवाद, riots मतलब भी एक दूसरे में विवाद, confusion झगड़े जैसा चीज। The dash in which racing
took place was called circus. मतलब जहाँ पे रेसिंग होती थी उसे हम एक सर्कस कहते थे, मतलब एक हो सकता है एक सर्कुलर सा पाथ हो. The dash one was the Circus Maximus in Rome that could hold up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport. तो the dash one was मतलब इनमें से कोई एक ऐसा सर्कस मैक्सिमस था एक रोम में जहाँ पे 3,85,000 स्पेक्टेटर्स आ सकते थे, जिससे कि पता चलता है ये स्पोर्ट कितना पॉपुलर था. तो अब आगे चलते हैं और बाकी ऑप्शंस को भी फिल करते हैं. पहले वाले में था द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर चैरियट रेसिंग. द डैश ऑफ द गेम, तो क्या द सपोर्टर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे डैश इनटू केयर्स. मतलब जो गेम के जो समर्थक हैं वो कई बार इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो उन पे इससे आप केयर्स पढ़ेंगे मतलब आपसी विवाद में पड़ जाते थे, कंफ्यूजन में पड़ जाते थे और राइट्स होने लगते थे वहां पे. इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट में टर्न हो सकता है. यहाँ पे हम अगर देखें तो अगले वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट दिया हुआ है. तो द सपोर्टर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे कन्वर्ट. मतलब सपोर्टर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जो भीड़ होती है वो कई बार भगदड़ में कन्वर्ट हो जाती है, कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है. ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है. उसके बाद द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस. तो द स्टेडियम जहाँ पे ये रेसिंग होती है, सर्किट पे नहीं, रूट पे नहीं, तो रास्ता है, जबकि कहीं एक क्लोज एरिया में हुआ करती होगी तो इसे स्टेडियम कहेंगे. द स्टेडियम इन विच द रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड अ सर्कस. तो जो स्टेडियम था जहाँ पे ये रेसिंग होती थी उसे हम सर्कस कहते थे. और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसमें लिखा है द डैश ऑफ द डैश मतलब द लार्जेस्ट वन वाज द सर्किट मैक्सिमस इन रोम. सबसे बड़ा जो है, लार्जर हाईएस्ट और हायर तो होगा नहीं, लार्जेस्ट होगा, क्योंकि आप बाकियों में सबसे बेहतर जो है उसी उसके बारे में बात करें तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री लगेगा. लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट वन वाज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम दैट could hold up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport. तो जो सबसे बड़ा था वो सर्कस मैक्सिमस था रोम में, जो कि इतने सारे लोग को एक साथ एकोमोडेट कर पाता था, जिससे कि इस गेम के बारे में पता चलता है कितना पॉपुलर था. तो इसके साथ हमारे पूरे 25 प्रश्न खत्म होते हैं. इसके बाद हम ऐसे ही चलते हुए सारे के सारे सेट्स के इंग्लिश और रीजनिंग के पार्ट को जरूर सॉल्व करेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं. आपके हर उस मित्र जो कि एसएससी या इस एग्जाम से रिलेटेड जिसमें भी रीजनिंग और इंग्लिश आता है उस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं. और ऐसे कंटेंट के साथ आगे भी बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.